In the last video lecture, we are discussed about the current carrying conductor when placed in a magnetic field, it experiences a force. Again, in the last case, we discuss about when a circular या any closed loop, when any closed loop wire or a coil placed in a magnetic field, then it will experience zero force. It will experience a net magnetic force acting on a closed loop is always zero. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है आगे का, कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग क्लोज लूप रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा. टॉर्क और फोर्स में क्या डिफरेंस है आपको पता है, मैंने कई बार अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. फोर्स का पे जब लीनियर मोशन करना होता है तो हमें फोर्स की जरूरत गिरती है, बट जब हमें रोटेशनल मोशन करना होता है तो हमें टॉर्क की जरूरत गिरती है. तो एक्चुअली हमने तो ये डिस्कस कर चुके कि जब क्लोज लूप हम किसी करंट कैरिंग क्लोज लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट. बट उसके ऊपर टॉर्क कैसे काम करता है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप. जब भी व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल having a steady current R and placed in a magnetic field, then it experience a torque. तो वो टॉर्क कितना रहेगा, कैसा रहेगा, कौन सी केसेस है, इसमें ये मैं डिस्कस करना. हमने यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि वो कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा मगर टॉर्क उसके ऊपर काम करने वाला है. तो इसमें हम पहली केस डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ लूप अलोंग द फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. यानी जो हम रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसका प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, नॉट अ डिफ्लेक्टेड, किसी पर्टिकुलर एंगल पे उसको डिफ्लेक्ट नहीं किया हमने, जिस एंगल में जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया. तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे जब हमारी कॉइल एट अ सर्टेन एंगल इंक्लाइन रहेगी, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को. तो आज पहले हम ये पहली केस डिस्कस करते हैं. तो देखो जब आगे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स रखे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा. इस कॉइल को हम एक पर्टिकुलर सप्लाई देंगे जिसकी वजह से एक स्टेडी करंट R इस कॉइल में से फ्लो होते रहेगा कंटिन्यूअसली. अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या किए, नॉर्थ और साउथ पोल रखे. हमें पता है कि जब भी हम नॉर्थ साउथ पोल रखते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, बराबर. ये डायरेक्शन दिखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और हमने पढ़ चुका है कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल को या कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते तो कुछ फोर्स अप्लाई होने वाला है. अब कॉइल के ऊपर का नेट फोर्स जीरो होगा, बट हम इस कॉइल को अभी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे दिए A B C D, तो इसमें चार पार्ट कर लेते, चार कंडक्टर भी इसको कंसीडर करते हैं हम. एक कंडक्टर होगा हमारा A से B, दूसरा B से C, तीसरा C से D और चौथा D से A. ऐसे चार पार्ट हम कंसीडर करते. तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, BC और AD, ये दोनों ही पार्ट या ये दोनों कंडक्टर कैसे दिख रहे हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दिख रहे हैं, बराबर है. और हमने पढ़ चुका है कि जब भी कोई कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगता है, F is equal to ILB sin theta, and theta is what, theta is the angle between the length of the conductor
एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कंडक्टर BC और AD कैसे दिख रहे हैं, अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और पैरेलल रहेगा तो थीटा कितना होने वाला है, 0 डिग्री। सो साइन 0 सभी को पता है 0 होता है ना, तो साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दीस टू कंडक्टर्स, या इस कॉइल के दो पार्ट जो है BC और AD, इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही पार्ट कैसे है, अलोंग द, दिस इज अलोंग या पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंटी पैरेलल रहेगा तो अगेन 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री रहे या 0 रहे, साइन 0 या साइन 180 0 ही होता है। तो जैसे कि हमने पहले शुरुआती लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं इन दोनों की, कंडक्टर AB या पार्ट AB एंड पार्ट CD। अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और कंडक्टर कैसा रखा है, ये वाली जो कंडक्टर है आपको दिख रहे AB, जिसमें से करंट जा रहा है सपोज R, ये क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह पार्ट CD जो है एक 3 डायमेंशनल डायग्राम जैसी बना है, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको तिरछा बनाया। एक्चुअली में कैसा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल को हमने इस तरह से इसमें रखा, तो जिस वजह से ये दोनों पार्ट पैरेलल हो गए, और ये दोनों पार्ट दैट इज AB और CD क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, यानी उस कॉइल के ऊपर या उस पार्ट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है AB और CD के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा, ILB, बिकॉज साइन 90 हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोर्स की, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब ध्यान से देखो, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके उनके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला था, अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इनको ऐसे स्ट्रेच करना है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है। अब इसमें से जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताने वाला है, फर्स्ट फिंगर shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, and thumb will show the direction of force। तो देखते हैं कि इस कंडक्टर AB के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला हो, तो हमें पता है ILB, बट उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी वो हमें डिस्कस करना है। तो देखिए फर्स्ट फिंगर को मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर दिया, दूसरा फिंगर क्या करना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पर AB में ऊपर जा रहा है, देखिए इसको मैं ऊपर कर दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल पॉइंट इनवर्ड। इस प्लेन को कैसा दिख रहा है, इस प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट AB। तो जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर फोर्स कितने वाला लगने वाला है, ILB। So I is the current flowing through this conductor, B is the, ये जो हमने डायग्राम में दिखा, B is the length of this conductor, this part AB। तो हमने L जो है, L की जगह यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, small b, because small b is the length of this conductor AB। So I, B और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। तो जैसे हमने डिस्कस किया था उसी की जैसी हमें पहला फोर्स मिल गया F1 यानी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर AB, और उसकी डायरेक्शन अभी हमने कैसे लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स कैसा रहेगा, इनवर्ड। तो ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा रहने वाला है, इनवर्ड फोर्स है, इन द प्लेन है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पार्ट CD, जो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। ये AB की बात हुई, अभी इसको CD कर देता हूं। बट अगर CD की बात करोगे तो CD में से जो करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिए वो कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस करंट की डायरेक्शन को हम यहाँ पे चेंज कर देते। अगेन
जितनी लेंथ AB की है उतनी ही लेंथ CD की है B, बराबर है। तो फोर्स इसके ऊपर भी कितना लगेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर R, लेंथ ऑफ द कंडक्टर B एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B। तो देखिए दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। बट अभी बात करते हैं सेकेंड वाले कंडक्टर यानी CD के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब फिर से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट फिंगर को मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, मिडल फिंगर क्या करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, सीबी में करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो मिडल फिंगर को मैंने करंट के डायरेक्शन में कर दिया। तो थंब कैसी दिख रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लेन के आउटवर्ड में। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था F1 जो इनवर्ड जा रहा था, और दूसरा फोर्स कैसा है, आउटवर्ड F2। तो AB पे लगने वाला फोर्स कैसा है, आउटवर्ड, और सॉरी AB पे लगने वाला फोर्स है इनवर्ड और CD पे लगने वाला फोर्स है अपवर्ड यानी आउटवर्ड। ये इनवर्ड हो गया और ये कैसा लग रहा है, आउटवर्ड। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करते तो दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन की बात करोगे तो एक इनवर्ड जा रहा है या एक डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा अपवर्ड जा रहा है। इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा बिकॉज़ दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बट इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए हमने बोले थे कि डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स। ये दोनों ही फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए इसके ऊपर जब भी कोई क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से कोई करंट फ्लो होता है तो उस लूप पे जो नेट मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, फॉर द रोटेशन ऑफ कॉइल। अब देखिए हो रहा क्या है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, बट इन दोनों ही फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है दे आर नॉट कोलिनियर। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं टॉप से तो हमें इस तरह से दिखेगा। सपोज ये हमारी कॉइल है, इसका जो पार्ट है AB इधर है, तो सपोज ये CD है। अब AB के ऊपर जो फोर्स लग रहा है सपोज डाउनवर्ड और CD के जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड। ये दोनों ही फोर्स ऐसे नहीं है, एक ऊपर लग रहा है F1 और दूसरा डाउनवर्ड में F2 लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मींस कैंसिल मींस इसका कोई एक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर होने की वजह से ये जो कॉइल है हमारी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, देखो जैसी हमारी कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और दूसरा फोर्स लग रहा है अपवर्ड। तो ये कॉइल क्या होगी, एक एक्सिस के अबाउट क्या हो जाना चालू हो जाएगा इसका रोटेशन। और ये रोटेशन कब होगा, जब उसके ऊपर टॉर्क काम कर रहा है, यानी ये दोनों फोर्सेस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, कपल और टॉर्क। फिर से एक बार देखिए, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, सपोज A B C D, इन दोनों आर्म के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज दे आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बट एक आर्म AB और दूसरा आर्म CD, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक इनवर्ड लग रहा है एक आउटवर्ड लग रहा है, तो ये क्या करेगा देखो फील करो इसको, ये क्या होगा, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा और उसी को बोलेंगे हम टॉर्क। उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस टॉप व्यू से अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे टॉर्क का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। तो हमें टॉर्क कितना लगेगा उसका इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करना। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स F1 है, दिस इज F1, और इसका ये क्या है, हमारे एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरे आर्म पर भी कितना फोर्स लग रहा है, F2, और उसका भी एक्सिस से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, a/2। तो F1 into a/2 प्लस F2 into a/2। अब जैसे कि हमने बोले कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, तो हम इस F2 के जगह F1 लिख सकते हैं
तो F1 कॉमन निकल जाएगा, उसमें से अंदर बचेगा a/2 प्लस a/2, a/2 प्लस a/2 हो जाएगा a, और F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है I B B, तो इसके F1 और F2 दोनों की जगह हम पुट कर सकते हैं I B B. I is the current flowing through the conductor or coil, B is the length of the conductor, B is the magnetic field and this is the horizontal length. तो इस A और B को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो A यानी क्या है, जैसे देखिए this is the length and this is the width. तो किसी कॉइल की, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ और विड्थ पता है तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी क्या हो जाएगा एरिया. तो A इंटू बी मतलब क्या है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया. तो A इंटू बी की जगह हम लिख दे कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल. तो हमें टॉर्क का नया इक्वेशन मिला, दैट इज IAB. व्हाट इज दिस I is the current flowing through the coil, A is the area of the coil and B is the magnetic field. और हमने 11th के मैग्नेटिज्म में पढ़ चुका है मैग्नेटिक मोमेंट, या 11th या 12th का भी अपन जब मैग्नेटिज्म पढ़े थे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या लिखे थे हमने, करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल. तो हम इस I इनटू A की जगह M भी लिख सकते हैं, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क when a rectangular coil placed in a magnetic field, but the plane of the coil is along the magnetic field. Okay, plane कैसा होना चाहिए, coil के along. तब कितना फोर्स का, कितना टॉर्क लगने वाला है, टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क को हम इस सिंबल से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू RAB. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकेंड केस, जब हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एट अ सर्टेन एंगल इंक्लाइन कर लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हेलो गाइस, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, बट उसमें हमने केस 1 देखे थे कि क्या, पहले केस में हमने क्या देखे थे कि अगर हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड, उस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. जैसे समझने के लिए देखो, पहले वक्त हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी और हमने कॉइल को ऐसा उस प्लेन में पैरेलल रखा था. इसकी वजह से ये दोनों आर्म उस कॉइल के, उस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो गए थे. अब हमें इस केस में क्या करना है, हमारे कॉइल को थोड़ा सा इंक्लाइन करना है उसके साथ. तो जैसे इस कॉइल को, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल इंक्लाइन होगी, जिसकी वजह से ये वाले आर्म भी क्या कर रहे, इन आर्म, पिछले पहले केस में ये वाले आर्म क्या हो गए थे, पैरेलल हो गए थे. अब ये पैरेलल नहीं होंगे, उनके बीच में देख सकते हो आप यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा जो अपन ने इस डायग्राम में दिखा है, थीटा. ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है यार, इसको हम एरिया वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एरिया वेक्टर क्या होता है हमने पढ़ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एरिया वेक्टर का कांसेप्ट आया था. एरिया वेक्टर हमेशा उस कॉइल के प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल के प्लेन जो है रेक्टेंगुलर है उसके बीच में एक सर्टेन एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों आर्म पे भी अभी फोर्स लगने वाला है. और ये दोनों आर्म, जैसे हमने इसको नाम दिया था पिछले लेक्चर में ABCD, यहाँ पर भी ABCD नाम दे देते. सपोज ये वाली साइड की लेंथ है A और इस साइड की लेंथ है सपोज स्मॉल b. आप अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी है, जो नई टेक्स्ट बुक का ये, इसलिए ये वाली जो डायग्राम या ये जो डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ रहे, पिछले साल तक ये क्या था, 11th में कुछ पोर्शन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का और कुछ पोर्शन 12th में था. तो अगर आपको रेफर करना है इजी लैंग्वेज में तो ये वाले डेरिवेशन आपको पिछले साल के सिलेबस की 11th की बुक देखना है. अगर नहीं भी होगी तो आप जब आओगे मैं इसको नोट डाउन करा दूंगा. ठीक है, तो बात करते हैं केस नंबर 2 की. If the plane of the loop is not along the magnetic field, पहले केस में क्या था, plane of the loop along the magnetic field था. अब क्या हो रहा है, plane of the loop is not along the magnetic field but makes an angle with it. एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज थीटा. अब क्या होगा देखिए, अब पहले केस में इन दोनों आर्म के ऊपर
कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ये दोनों आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग यानी पैरेलल हो गए थे, और जो जब भी किसी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसमें से करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। बट ये दोनों आर्म अभी एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे, ये दोनों आर्म तो अभी भी परपेंडिकुलर है, जैसे पहले केस में था AB और CD ये दोनों परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये दोनों आर्म पहले पैरेलल हो गए थे, अब कुछ एंगल बना रहे। इन दोनों आर्म के ऊपर भी फोर्स लगेगा। अब समझते, इन दोनों आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। एक अपवर्ड लगेगा सपोज, तो दूसरा लगने वाला है डाउनवर्ड। और ये दोनों ही फोर्सेस कैसे रहने वाले हैं? एक दूसरे के सेम लाइन में, लाइन ऑफ एक्शन कैसी रहेगी? दे आर कोलिनियर, जिसकी वजह से इन दोनों आर्म पे लगने वाला फोर्स तो लगने वाला है, बट ये दोनों फोर्स लीनियर होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अभी भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब बात रही इन दोनों आर्म के ऊपर, ये दोनों आर्म कैसे है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने पहले केस में कंसीडर किया था। This is the magnetic field, direction of magnetic field, and this is the direction of this arm AB, जिसके अंदर करंट जा रहा अपवर्ड में। तो हमने देखे थे कि इस आर्म के ऊपर कैसा फोर्स लगा था? इनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाले थे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट, क्या होता है फोर्स एक्टिंग? पिछले लेक्चर में भी मैंने याद दिलाया था, ILB sin थीटा, और ये थीटा की वैल्यू इन दोनों आर्म के लिए कैसी है? 90 डिग्री। तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगने वाला है? ILB, बिकॉज sin 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस आर्म के ऊपर इनवर्ड लगेगा, इस आर्म के ऊपर आउटवर्ड लगेगा। और ये दोनों फोर्सेस जैसे मैंने पहले केस में बताया था, इन दोनों आर्म पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, बट दे आर नॉट कोलिनियर। अब कोलिनियर नहीं होने की वजह से क्या फॉर्म करने वाले? वो कपल यानी टॉर्क। तो यहाँ पर भी हमें उस टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए F1 और F2 जैसे इनके ऊपर लगने वाला फोर्स, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, बट दे आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दे आर नॉट कोलिनियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्सेस आर, जैसे ये फॉर्मूला हमारा ILB, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, L इज द लेंथ। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसी है? ये वाली आपको देख सकते हो डायग्राम में, B है इसकी लेंथ, इसको जगह हमने लिखे B, और B कैपिटल B इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में हमें ये कॉइल को रखा है। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा IBB। नाउ दे आर नॉट कोलिनियर, दिस रिजल्ट्स इन अ कपल और टॉर्क एज बिफोर। तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने के पहले क्या करेगी? उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और हमें पता है कि टॉर्क यानी क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट केस में भी हमने डिस्कस किए थे। बट अभी इस केस को अगर हम ऊपर से देखते तो हम इस तरह से डायग्राम देखेंगे। ये क्या है? पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन है हमारी रेक्टेंगुलर, ये क्या हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल का आर्म जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अभी हमें क्या चाहिए? फोर्स तो पता है हमें, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता है, बट उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो हमें निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो पहले परपेंडिकुलर नहीं है, तो इनका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। ये वाला एंगल थीटा है, जिसकी वजह से ये वाला भी एंगल बाय ज्योमेट्री ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड निकालना है अगर हमें, ये वाली साइड को हमें कैलकुलेट, बिकॉज़ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द फोर्स। ये वाला क्या है? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस की हमें जरूरत है। तो अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 90 की अपोजिट वाली साइड a/2 इनटू sin थीटा, मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर। तो ये अपोजिट साइड की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द फोर्स, ये कितना हो जाएगा? a/2 sin थीटा, और इधर से भी a/2 sin थीटा। तो अभी हमें टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन दूसरे आर्म पर भी फोर्स लग रहा है F2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका भी a/2 sin थीटा।
As we all know that magnitude of the force F1 and F2 are equal, so we can write F1 और F2 को एक ही लिख सकते हैं. F1 क्या कॉमन निकल जाएगा. फिर a/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, sin थीटा भी कॉमन निकल जाएगा, तो a/2 प्लस a/2 हो जाएगा a sin थीटा. अब F1 या F2 दोनों का मैग्नीट्यूड है r स्मॉल b इनटू कैपिटल B. तो F1 और F1 की जगह हम पुट कर दिए यहाँ पर RBB इनटू a sin थीटा. जैसे हमने पहले केस में लिखा था, ये a इंटू b यानी क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल. बिकॉज रेक्टेंगुलर लूप के दो साइड्स है a और b. आपके टेक्स्ट बुक में इस नोटेशन को L1 L2 दिया है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं उसको AB. कोई फर्क नहीं गिरता, नाम में कुछ नहीं रखा, काम बराबर होना चाहिए, हमारा रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए. तो A और B, A इंटू B करोगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल मिलेगा. तो हमने हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू R into area of the coil, and this is the magnetic field, and theta is the angle between the plane of the rectangular coil and the magnetic field applied to it. So this is the torque acting on a coil when it is inclined at a certain angle with the magnetic field. और पहले केस में हमने जो पढ़े, when the plane of the coil is parallel or along the magnetic field, और यहाँ पर plane of the coil inclined at a certain angle. तो उस केस में हमें ये वाला, तो जनरली हम जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको इंक्लाइन रखते हैं. क्यों? क्योंकि इस सेकेंड केस में हमें जो टॉर्क मिलता है वो पहले केस से ज्यादा टॉर्क होता है. यहाँ पे साइन थीटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना हमें, उससे मल्टीप्लाई होगा. तो फर्स्ट केस में हमें जो टॉर्क मिल रहा था वो स्मॉलर देन दिस टॉर्क. अब जैसे हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोमेंट मतलब होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द क्लोज लूप और कॉइल. तो हम I इंटू A की जगह पुट कर सकते हैं mb sin थीटा. कुछ याद आ रहा होगा आपको. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिज्म में भी ये वाला फार्मूला हमने जब कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस लिए थे तो उसमें फार्मूला यूज किए थे. इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू होता है m वेक्टर n क्रॉस वेक्टर v, बराबर. तो यही वो वाला फार्मूला है. So this is the torque acting on a rectangular coil when it is placed at a certain angle inclined to the magnetic field. So this is the case number 2. ये दोनों ही केस बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, होपफुली यू आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. So thank you very much.